कक्षा 7वीं के सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। आपके बेटा व्याकरण के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपका पाठ 20 करेंगे। क्रिया, वर्ब। जिन पदों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया शब्द से ही हमें स्पष्ट होता है कि कार्य करना। तो जिन पदों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, जिस शब्द से हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है, जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, तो पढ़ाना शब्द से हमें क्या पता चलता है? पढ़ाने का काम हो रहा है। वह भाग रहा है, हम खा रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं। जिसमें खा रहा है, खाना बना रही हैं, इनसे क्या पता चलता है? खाना बनने का काम हो रहा है और खाने का काम हो रहा है। जैसे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। खा, चल, बैठ, उठ, लिख, सो, पढ़, ये सभी शब्द ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कौन सा कार्य हो रहा है। आदि क्रिया के मूल शब्द हैं। इनके साथ प्रत्यय लगाकर, जैसे खा के साथ ता लगाया तो क्या हो गया? खाता। तो इससे पता चलता है कि खाने का काम हो रहा है। बैठ, बैठना, बैठने का काम हो रहा है। तो वो शब्द जो हमें वाक्य में से ये समझाएं कि कौन सा कार्य हो रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद आगे बताए गए हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया होती है जिस क्रिया का होना या करना कर्ता में ही निहित हो, जिसके साथ कर्म ना लगा हो, वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे बच्चा हंस रहा है, इसमें कर्ता कौन है? बच्चा। और वो क्या काम कर रहा है? हंसने का। तो बच्चा जो क्या है? क्रिया का कर्ता के अंदर ही कर्ता है, कर्ता के अंदर ही कार्य निहित है, तो वो क्या है? अकर्मक क्रिया। लड़का सो रहा है, घोड़ा बैठा है, चिड़िया उड़ रही है। नेक्स्ट है, उपर्युक्त वाक्यों में हंस रहा है, बैठा है, सो रहा है, उड़ रही है, इनसे बच्चा, गधा, लड़की, तितली कार्य से संबंधित है और इन वाक्यों में उनके साथ कर्म नहीं लगा है, तो यह कर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया बेटे होती है जिन क्रियाओं के साथ कर्म भी आता है और क्रिया का फल जो कर्ता पर नहीं पड़ता, कर्म पर पड़ता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, क्रिया का फल किस पे पड़ता है? कर्ता पर। वो होती है अकर्मक क्रिया। जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे पहल खाना खाती है, तो खाने का प्रभाव किस पर पड़ा? खाने पर। खाना मतलब दादी ने कहानी सुनाई, सुनाई, सुनाने का प्रभाव कहानी पर, कहानी कम हो रही है। रुमकी गाना गाती है, रजत ने ग्राम पंचायत बुलाई। उपयुक्त वाक्यों में खाती है का कर्म खाना, गाती है का कर्म गाना, सुनाई का कर्म कहानी और बुलाई का कर्म ज्ञान पंचायत। अर्थात खाती है, गाती है, सुनाई और बुलाई सकर्मक क्रियापद हैं। सकर्मक क्रिया की एक और पहचान है, क्रियापद के साथ क्या, किस और किसको लगाकर प्रश्न करने से आपको जो वाक्य में उत्तर मिलता है वही सकर्मक क्रिया होती है। यदि वाक्य में उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तो वो क्या है? अकर्मक क्रिया। कबीर नाच रहा है, क्या नाच रहा है, किसे नाच रहा है, किसको नाच रहा है, कोई उत्तर नहीं है इनका। क्या नाच रहा है का कोई उत्तर नहीं, इसका भी कोई उत्तर नहीं, किसको का भी। तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया। हीरा आम खा रहा है, क्या खा रहा है? हमें उत्तर मिला आम, तो ये क्या है? अंततः सकर्मक क्रिया। ये एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अगर आपको इसका नहीं पता चले कि ये कर्मक क्रिया है सकर्मक, तो आप इनके साथ क्या, किसे और किसको लगाकर आपको इसका उत्तर मिलेगा तो वो है सकर्मक क्रिया, नहीं मिलेगा तो वो है अकर्मक क्रिया। ऐसे ही बेटा आगे सकर्मक क्रिया के दो भेद बताए गए हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो, वो होती है एक कर्मक क्रिया। कुछ वाक्यों में कर्म की संख्या एक से अधिक होती है। उदाहरण, रजक ताश खेल रहा है, श्यामा पत्र पढ़ रही है। क्या खेल रहा है? ताश। क्या पढ़ रही है? पत्र। तो उपर्युक्त वाक्यों में ताश और पत्र एक एक कर्म है। खेल रहा है तथा पढ़ रही है क्या हो गया? एक कर्मक क्रिया। ऐसे ही बेटा द्विकर्मक क्रिया जो है उसमें बताया है, कुछ वाक्यों में कर्म की संख्या एक से अधिक होती है। उदाहरण, दीपिका ने पिता को पत्र भेजा, पिता ने दीपिका को कपड़ा दी। उपयुक्त वाक्यों में पिता और पत्र, दीपिका और कपड़ा दो दो कर्म है। अंत भेजा और दी क्या है? द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ फिर से क्या, किसे और किसको प्रश्न लगाने पर यदि उत्तर प्राप्त हो जाए तो वो द्विकर्मक है। दीपिका ने पिता को पत्र भेजा, क्या भेजा? पत्र भेजा। किसे या किसको भेजा? पिता को भेजा। पिता ने दीपिका को कपड़ा दिया, क्या दिया? कपड़ा दिया। किसे या किसको दिया? दीपिका को दिया। द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं जिनमें से एक प्रधान होता है और दूसरा गौण। गौण कर्म प्राणीवाचक
होता है उसमें कारकीय परसर्ग को लगा होता है, यह प्राय वाक्य में पहले आता है। प्रधान कर्म के साथ प्राय परसर्ग नहीं होता, वह अप्राणीवाचक होता है तथा गौण कर्म के बाद आता है और क्रिया से पहले आता है। तो उपर्युक्त वाक्यों में पिता को तथा दीपिका को गौण कर्म है तथा पत्र और कपड़ा क्या है, मुख्य कर्म है। तो आज के आपके अपने क्रिया और उसके भेद, क्रिया किसे कहते हैं उसकी परिभाषा और प्लस उनके जो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये बच्चे आपको अच्छे से याद करना है और आपको क्रिया का चैप्टर जो है वो अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखनी है। इसकी बैक एक्सरसाइज यहीं पे आप सॉल्व करेंगे और जो इसके परिभाषा है और इसके भेदों के नाम आप अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।